आज जो शख्सियत हमारे साथ है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कि मरकज़ है इल्म फ़न का, मेरी दर्सगाह है। वो साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम है। भोपाल तो से इश्क है और बेपनाह है। तो कुछ लोग छिप जाते हैं, कुछ छप जाते हैं। आलोकनामा छप गया है। कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं लिखता अच्छा हूँ। जो कैमरा के बड़े लोग हैं आजकल आपको देखने आते हैं आलोकनामा में। कमल से अगर आप जीतेंगे तो आप जगत जीत सकते हैं। ये असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जिसकी मुखालफत हुई मशहूर हो गया, इन पत्थरों से कोई परिंदा गिरा नहीं। आशुतोष राणा जी ने क्या बात है, मुझे आदेशित किया महादेव के आदेश से। मुझे लगता है आपको अपना पैशन और अपनी जिद फॉलो करनी चाहिए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बात है। या इस बड़े से ऑफिस में बैठ के अपना इंटरव्यू देने का जो सफ़र है वो उस कर्म से गुजरता है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर। मेरे साथ जो हुआ, जैसे मैं आप देखिए कि मेरे सोशल मीडिया पर आपको कभी भी या तो बहुत सीनियर मोस्ट पोएट्स जो मेरे क्लासिक्स हैं जिन्हें मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, या तो उनके अशार मिलेंगे आप, या बिल्कुल एकदम जूनियर के मिलेंगे जो 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का, जो भैया भैया करके मुझसे बड़ी उम्मीदें रखता है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं अब कोट नहीं करता। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये तब सोचता था जब मेरे साथ होता था गलत, कि मैं जब कुछ हो जाऊँगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या बात है। तो मैं इसलिए जो है अपने जूनियर्स की बहुत केयर टेक करता हूँ जो पीछे आ रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि हम भोपाल में बैठे हैं और मध्य प्रदेश की उर्दू एकेडमी, साहित्य एकेडमी से बड़े पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। और जब यात्रा प्रारंभ होती है तो बम्बई तक भी जाती है, और बम्बई में इनके लिखे हुए को जगजीत सिंह साहब ने गाया, पंकज उदास जी ने, सोनू निगम जी ने, अमिताभ बच्चन साहब ने कोट किया, और जब ये स्वयं कहने पे आए आलोकनामा कहा तो यही सारी शख्सियतें सामने बैठ के सुनने लगी। बहुत बहुत स्वागत है सर भोपाल। बहुत शुक्रिया आपका। और आज भोपाल में आपसे बात करते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद से उठे, दुनिया घूमे और वापस अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाए। तो इस तरह की अनुभूति मुझे देने के लिए आपका बहुत आभार। पहले जब भोपाल आते थे तो बहुत कम संसाधन थे। जब आपके बारे में पढ़ ही रहा था, यात्रा प्रारंभ हो रही थी, फिर बड़ी टेलीविजन की यात्रा देखी, बड़े बड़े, और आज तो विदेश, देश विदेश। अब जब लौट के भोपाल आते हैं, बड़े 5 स्टार में रहते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, कैसा लगता है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। माँ जो होती है ना, बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ उसके लिए माँ ही होती है। हमारे उर्दू की बड़ी शायरा हैं डॉक्टर नुसरत मेहंदी, उनका एक शेर है जो मैं भोपाल के लिए पढ़ता हूँ कि मरकज़ है इल्म फ़न का, मेरी दर्सगाह है। भोपाल तो से इश्क है और बेपनाह है। क्या बात है, क्या तो बात है। भोपाल से इश्क इसलिए भी है कि भोपाल मेरी ननिहाल भी है, भोपाल मेरी ददिहाल भी है, और भोपाल अब मेरी ससुराल भी है। क्या बात है, बड़ा रिश्ता है। और भोपाल की जब हम बात कर रहे हैं तो बशीर बद्र साहब की भी बात कर रहा हूँ। बशीर बद्र साहब की आपकी मुलाकात बहुत ही यादगार है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बड़ी खुशी होगी। मैं अपनी पीढ़ी में हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उन कम खुशकिस्मत लिखने वालों में हूँ जिन्होंने जिन लोगों को पढ़ कर लिखना सीखा। जब हम कुछ बन गए तो फिर उन्हीं के साथ हमने पढ़ा भी। क्या बात। तो जिन्हें पढ़ा और पढ़ के बड़े हुए, बड़े होकर फिर उनके साथ पढ़ा भी, मुशायरे पढ़े, तो चाहे वो बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, ये ऐसी शख्सियात हैं उर्दू अदब की और हमारे अदब की कि जिन्हें पढ़ के मैंने लिखना सीखा। दुष्यंत कुमार जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि जब पहली बार मैं विदेश गया, अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो मुझे गुलजार साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब के साथ और निदा भाई के साथ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मुशायरे अटेंड करने का मौका मिला। बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि उर्दू मुशायरों की जो पूरी की पूरी बहुत एकेडमिक दुनिया है, उसमें जो बहुत ही प्रेशियस मुशायरे माने जाते हैं अमेरिका में, जो 1.5-2 महीने का ट्रिप होता है और 10 से 12 जगहों पर हमको अपनी पोइट्री रिसाइट करनी होती है,
वो सफ़र भी मेरा जावेद अख्तर साहब के साथ हुआ। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने जिनको पढ़ पढ़ कर बढ़ना सीखा, जब बढ़ने लगा तो उन्हीं के साथ पढ़ना भी सीखा। क्या बात है, स्टेज शेयर्स किए। ये भी भाग्य की बात है। आप भाग्य को कितना महत्वता देते हैं इस पूरी यात्रा में, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, नए कवि भी सामने आ रहे हैं, आप भी कईयों को पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा कि वाह इसमें बात है, पर कुछ लोग छिप जाते हैं, कुछ छप जाते हैं। आलोकनामा छप गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले आपके पहले सवाल का जवाब, भाग्य जो है ना, वो उसमें हमारे शास्त्रों में उससे भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अर्थवान शब्द है। उसका वो शब्द है प्रारब्ध, क्या बात? जिसमें कर्म और भाग्य। आप कैमरा लेकर मुझ तक आ गए, लेकिन अगर मैं आपसे बात नहीं करूं तो ये इंटरव्यू मुकम्मल नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में जो प्रारब्ध का महत्व है वो भाग्य से ऊपर है। आपके पास भाग्य है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे वाह, तो वो भाग्य जो है आपका साथ नहीं देगा। और शायद इसीलिए वो शब्द कर्म और भाग्य से मिलकर प्रारब्ध बना है। तो आपका जो प्रारब्ध है वो आपके कर्म पर, आपका जो भाग्य है वो आपके कर्म पर निर्धारित होता है। जब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस होके अपने कर्म को, मुझे बहुत पहले से पता था, इवन 17-18 वर्ष की उम्र में, कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ लेकिन मैं लिखता अच्छा हूँ, तो मैं लिखूंगा। ये आपको किसी ने कहा है आप दिखते अच्छे? ये आप मेरा खुद मान रहे हैं आप? जब मैं लेखक हूँ तो मैं किसी और का क्यों क्योंकि आप बहुत अच्छे दिखते हैं। नहीं, तो नहीं, वो दिखना, मैं टेलीविज़न के एंगल से बात कर रहा हूँ कि एक होता है कि जैसे अब ओमपुरी जी थे, जब उनको एक इंटरव्यू में देख रहा था नसीर साहब का और ओमपुरी जी का, अनुपम खेर ले रहे थे, तो ओम जी बता रहे थे कि शबाना जी ने इन दोनों को देखकर कहा था कि ये फिल्म इंडस्ट्री में क्या कर लेंगे, लेकिन आज वो एक मिसाल के तौर पे याद किए जाते हैं। तो कैमरे का जो डिसिप्लिन, जो प्रोटोकॉल है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं फील करता था, पर मैं ये सोचता था कि मेरे ब्लड में कहीं पर राइटिंग है, मेरे माहौल में, मेरे घर में, मेरी तहजीब में जो है वो हिंदी, उर्दू और कंपोजिट कल्चर है। और फिर भोपाल, सबसे बड़ा क्रेडिट इस शहर को जाता है। वैसे मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, जो कैमरा के बड़े लोग हैं आजकल आपको देखने आते हैं आलोकनामा में। तो जो आप देखने की बात कह रहे हैं, तो वो जो दिख रहे हैं वो आजकल आपको देखने आते हैं। आलोकनामा के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक व्यक्ति का अपने नाम पे शो होना, कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। आलोकनामा लेके आए, तो क्या स्वयं की यात्रा है या कुछ और अलग है? जब आप अपने नाम से पुकारे जाते हैं तो फिर आप अपने नाम से अपनी प्रस्तुति क्यों नहीं दे सकते? क्या बात है। आपको पुकारने के लिए आपके प्रारब्ध ने, आपके माता पिता ने जब आपका एक नाम रखा है, तो वो नाम जो है जब आपकी पहचान है तो आपका शो भी आपकी पहचान होगा ना। और दूसरी बात ये कि आलोकनामा की वजह ये रही कि मैं पिछले 30 साल से मंचों पर हूँ, और मैं ये महसूस करता था ख़ासतौर से बहुत जिम्मेदारी से हिंदी मंचों पर, कि हिंदी मंचों पर कविता के अलावा सब कुछ हो रहा है। वाह। राजनीतिक टिप्पणियाँ हो रही हैं, चुटकुले हो रहे हैं, लतीफ़ों के हो रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा जो मतलब जिसको मैं बहुत ही डिस्ग्रेसफुल मानता हूँ कि महिलाओं पर कटाक्ष हो रहे हैं, व्यंग हो रहे हैं, और आप कविताएं कर रहे हैं। मतलब एक पूरी की पूरी आपने उम्र निकाल दी महिलाओं पर तंज करते हुए। वो महिला जो जिसने आपको जन्म दिया, जो आपको राखी बांधती है, जो आपकी पत्नी होकर जीवन भर आपका साथ निभाती है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी थी, आप उस पर कविता कर रहे हैं, और ऐसी कविता कर रहे हैं कि वो शर्मसार हो रही है। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं इमोशनली हर्ट होता था कि यार जिस महिला पर आप व्यंग कर रहे हैं वो महिला किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, और खुद आप इसकी वजह से यहाँ खड़े हैं। अगर वो ना होती तो आप यहाँ ना खड़े होते। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंटरनली हर्ट कर रही थी, और मैं ये देख रहा था। और अब जिस तरह का परिदृश्य आ गया है हिंदी कविता मंचों पर कि आप कविता के नाम से सब सुनिए, बस कविता मत सुनिए, तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं अपने बाद वाली पीढ़ी को सुना सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत असहज हो जाता हूँ जब सीनियर्स मुझे सुनने आते हैं।
आपने जिनका जिक्र किया, मतलब बॉम्बे के शो में बहुत सारे हाँ, मैंने फिल्म आपको एक्टर्स आए, विजुअल्स बड़े- देखकर बहुत वायरल थे, हाँ, बहुत वायरल viral, कंटेंट जी, आपने दिया वो। तो मुझे मैं बहुत हेजिटेट हो रहा था, और मैंने उनसे कहा भी कि शो आपके लिए नहीं है। आपको देख के तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे एक बात जो पूरे संवाद में कम समय में समझ में आ रही है कि आपके अंदर एक विनम्र बच्चा छुपा हुआ है जो स्वयं श्रेय नहीं ले रहा है, श्रेय दे रहा है कि मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, आपके लिए नहीं है। तो ये विनम्रता कितना महत्वपूर्ण है, जब सफल आप हो रहे होते हैं तो विनम्रता कितना महत्वपूर्ण गुण है। देखिए क्या है कि आप ना दो बातें हैं, आप इस जगत को दो तरह से जीत सकते हैं, एक दमन से और एक नमन से। क्या बात है। दमन से अगर आप जीतेंगे तो आप जगत जीत सकते हैं, जगत का दिल नहीं जीत सकते। वाह। और अगर आप नमन से जीतेंगे तो न सिर्फ आप जगत को जीत सकते हैं, आप जगत में व्याप्त जो लोग हैं उनको भी जीत सकते हैं। वाह। तो मैं नमन की पद्धति और नमन के संस्कारों में हूँ, बिलीव रखता हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, स्वागत है। जो इस शहर के लिए भी है, और वो ये कि स्वामी विवेकानंद जो थे जी। वो एक दफ़ा स्पीच दे रहे थे शिकागो में, और वो हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बाद वाली, जी। जहाँ वो बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। जी। तो देखा उन्होंने, लाखों लोग उनको बहुत तन्मयता से सुन रहे हैं, बड़े एकाग्र होकर सुन रहे हैं, मगर एक व्यक्ति जो बिल्कुल पहली सफ़ में बैठा हुआ है वो सुन नहीं रहा है, वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। तो स्वामी जी बार बार उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। जी। एंड ऑफ द स्पीच सबसे पहले वो उसकी तरफ मुखातिब हुए और उससे पूछा कि क्या आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा था? तो वो फिरंग था, अंग्रेज़ था वो। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने एकदम से अपना बोर्ड घुमाया तो देखा उस पर ड्राइंग बनी हुई है, माइक बना है, स्वामी विवेकानंद बने हैं, और स्वामी विवेकानंद के पीछे 10 गुना बड़ी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद एकदम भावुक हो गए। उन्होंने कहा यू नो हिम, आप इन्हें जानते हैं? क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। आपने इन्हें कभी देखा है? तो बोले नहीं, मैंने कभी नहीं देखा इनको। तो बोले फिर आपने इनका ड्राइंग हूबहू कैसे बना दिया? मैं तो था, माइक था, ये कहाँ थे? तो उसने कहा कि जिस वक्त आप बोल रहे थे उस वक्त ये मुझे आपके पीछे दिख रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप मुखातिब होते हैं, हाँ, तो आप नहीं होते हैं, आपका पूरा का पूरा कल्चर होता है। एक लफ्ज़ है, एक जुमला है कि जब किसी की ज़बान हम बहुत स्तरहीन महसूस करते हैं तो हम पूछते हैं कि किन लोगों में उठे बैठे हो यार, संस्कार कैसे है? वो तो बहुत बात का है। छोटा सा जुमला है कि जब हम किसी की ज़बान से आहत होते हैं तो हम कहते हैं कि किन लोगों में उठे बैठे हो यार। और जब हम किसी के बोलचाल से, किसी के संस्कार से, किसी के व्यवहार से प्रभावित होते हैं तब भी हम यही बोलते हैं, लेकिन लहजा बदल जाता है, किन लोगों में उठे बैठे हो यार। क्या बात है। तो आपका जो कल्चर है, मतलब मैं हमेशा ये चीज़ बहुत ख्याल रखता हूँ किसी से भी मुखातिब होते वक्त कि मैं मुखातिब नहीं हो रहा हूँ, मेरा पूरा परिदृश्य मेरे साथ चल रहा है। तो वो जो है सवाल के घेरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो आके चला जाऊँगा, मेरे पीछे जो साउंड छोड़ जाऊँगा मैं, वो कितना स्ट्रांग होगा, वो कितना लोगों को इंस्पायर करेगा, प्रभावित करेगा, है ना। तो जब आप कुछ बन जाते हैं, जब आप कुछ हो जाते हैं, तो उस वक्त लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपसे और ज़्यादा हो जाती है। फिर वो आपसे सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो आपको जज भी करने लगते हैं। वाह। वो आपको देखने लगते हैं कि ये इसका जो सफ़र है ये किस तरह का है, ये किन लोगों में उठ बैठ के आया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपने बैकग्राउंड को अगर आप रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके कारण आप यहाँ तक चल के आए हैं। मेरा एक शेर है कि असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी
नए समंदर से झांकता है। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी से मिलूं तो मैं अपने बुज़ुर्गों को भी मिलवाऊं जो मेरे साथ चल रहे हैं। तो आप जो सल्यूट भेजें वो मुझे ना भेजें, वो उन्हें भेजें। मैं आपसे थोड़ा सा जुड़ा हुआ महसूस अब ज़्यादा कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके इमोशंस मेरे तक पहुँच गए हैं। मैं साहित्य से अलग एक सवाल कर लेता हूँ, शायद दर्शकों को लगे कि ये कैसा सवाल इस इंटरव्यू में है। आपने जब कहा कि लोग आपसे मिलते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि आपको पता चलता है कि वो कैसे कहाँ बड़े हुए और यही आपको सिखाता है, तो आप पूरी चिंता करते हैं। आपकी यात्रा भी बहुत आसान तो नहीं रही होगी, इतना आसान नहीं रहता है आदमी को सफल हो जाना, छप जाना, वायरल हो जाना। कितने करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। आपको भी कुछ ऐसे लोग मिले जिन पे आपने कभी कहा यार किन लोगों में उठे पड़े, वो संघर्ष के वो उन लोगों को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शायद वही पल सिखाते भी हैं। वहीं से ये भाव भी उत्पन्न होता है कि ये स्वर अंदर से आ रहा है। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर साहब का जिक्र हुआ था। मैं दो शेरों को अपना गुरु मंत्र मानता हूँ कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और एक शेर है कि मुखालफत से मेरी जिसकी मुखालफत हुई मशहूर हो गया, इन पत्थरों से कोई परिंदा गिरा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आलोचक होते हैं, जो आपकी राह में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। क्योंकि जब आप किसी को चैलेंज के तौर पे देखते हैं विनम्रतापूर्वक, कोई व्यक्ति है जो आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सबसे सुंदर अवसर होता है उत्तर देने का। बस वहीं वो चीज़ काम आती है जिसकी वजह से मैं अभी इमोशनल हुआ। वहाँ आपकी तहज़ीब काम आती है कि आप उसको रिप्लाई कैसे कर रहे हैं। एक अभी वेब सीरीज़ आई हुई है, देखिएगा ज़रूर उसको, आप जर्नलिस्ट हैं, द एंग्री यंग मैन, और मैं उसका बड़ा फॉलोअर हूँ, मतलब उस आइडियोलॉजी का। तो उसमें सलीम जावेद साहब पर है वो। तो सलीम साहब से किसी ने पूछा कि एक प्रोड्यूसर ने उनको बुलाया और बुलाकर 3-4 रोज़ बिठाया, काम कराया और फिर पैसा नहीं दिया। वो रोज़ जाते उसके दफ्तर में बैठते, वापस आ जाते, फिर बैठते। फिर तो एक रोज़ फाइनली सलीम साहब ने कहा कि अब मैं इससे पैसे नहीं मांगूंगा। तो एक वो आता ना, एक एंग्री वो निकलता है, साला मैं कुछ करूँगा। तो मेरे साथ जो हुआ, जैसे मैं, आप देखिए कि मेरे सोशल मीडिया पर आपको कभी भी या तो बहुत सीनियर मोस्ट पोएट्स जो मेरे क्लासिक्स हैं जिन्हें मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, या तो उनके अशार मिलेंगे आप, या बिल्कुल एकदम जूनियर के मिलेंगे जो 15 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का, जो भैया भैया करके मुझसे बड़ी उम्मीदें रखता है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं अब कोट नहीं करता। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये तब सोचता था जब मेरे साथ होता था गलत, कि मैं जब कुछ हो जाऊँगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या बात है। तो मैं इसलिए जो है अपने जूनियर्स की बहुत केयर टेक करता हूँ जो पीछे आ रहे हैं। और आलोकनामा जो आपने पूछा, वो उन्हीं जूनियर्स की क्लास है कि देखो तुम ये मत करना। क्योंकि ज़िंदगी में मेरा ऐसा बिलीव है, मेरा ऐसा अकीदा है, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को ये पता हो कि मुझे ये करना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है क्या नहीं, कि मुझे ये नहीं करना है। क्या बात है। तो मुझे बहुत पहले से एक क्लैरिटी थी कि मुझे ये नहीं करना है। चूँकि जर्नलिज़्म, सहाफ़त, पत्रकारिता, ये एक सिक्के के दो पहलू, इनको मैं मानता हूँ। पत्रकारिता में अगर आपके पास बेदार नज़र नहीं है, कॉन्शियस आपके पास पैनी नज़र नहीं है, आप संवेदनशील नहीं हैं, आप अपने वक्त, अपने मुआशरे से, अपने सोसाइटी से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप कुछ भी हो, बहुत अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। और आप एज़ वेल एज़ यही देख लीजिए कि अगर आप इमोशनल नहीं हैं, आपके अंदर संवेदनाएं नहीं हैं, अपने समय समाज को समझने की दृष्टि नहीं है, अपने कंटेम्प्रेरीज़ को पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, अपने सीनियर्स को पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप कुछ भी हों, आप राइटर नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात। तो ये एक इसीलिए शायद ऐसा हुआ कि मेरे प्रारब्ध ने मुझे कुछ वक्त के लिए करीब 20 बरस पत्रकारिता में रखा। और उसमें भी जो लोग मुझे मिले, जिनमें से एक आपके भी सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मैं अभी भी मिलता हूं तो उनके पाँव छूता हूं, तो वो भी एक शख्सियत है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे मिले। डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक कवि, एक लेखक, एक साहित्यकार अपने जीवन में बहुत कुछ रच लेता है, पर बहुत कम ऐसी रचनाएं होती हैं जो युगों युगों तक याद की जाती हैं।
और ऐसी रचनाएं हमारे पास भारतवर्ष में हैं भी। मुझे लगता है एक रचना और रच दी गई है, शिव तांडव स्तोत्र, और जो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि भाषा का विरोध हमेशा जनरेशंस के साथ रहेगा, जब आपने उसको सरल कर दिया, अनुवाद के साथ कर दिया है, ये उपलब्धि स्वयं को कैसी लगती है? पहले तो आशुतोष जी ने गाया, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, पर आपने लिखा, इससे बड़ी उपलब्धि है। ये आपके लिए कितना उत्साह और उमंग आपके अंदर आता है ये सुन के और सोच के कि मैंने लिख दी है ये? मोहित, पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं कि मैंने शायद 3 साल हो गए ये काम किए हुए, और ये अभी तक मेरी पहचान के तौर पे देखा जाता है। लेकिन इन 3 सालों में मैंने जितनी भी प्रस्तुतियां दी हैं, जितने भी इस तरह के साक्षात्कार दिए जो आपके साथ हो रहा है, मैंने कभी ये नहीं कहा, कहीं आपको ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि मैंने लिखा है। उसका कारण ये है कि मैंने लिखा ही नहीं है। वाह, ये लिखवाया गया है। क्या बात है! ये देवादिदेव महादेव की कृपा है। महादेव भगवान श्री आशुतोष की कृपा थी, उनका आदेश था, जिसे मेरे बड़े भाई, हमारे देश के ख्यात अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा जी ने, क्या बात है, मुझे आदेशित किया महादेव के आदेश से, और उस तरह वो हिंदी में आलोकित हो। ये वही प्रारब्ध है जिसके बारे में आप बता रहे थे। ये प्रारब्ध में लिखा था कि आपके माध्यम से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं उसका एक श्लोक जो बहुत लोगों को प्रिय भी है, स्वागत है, मैं वो सुनाता हूँ कि शिव क्या है? वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वाह! वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। क्या बात है! वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। क्या बात है, क्या उसी के नाथ हो लिए, जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहाँ सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन। क्या बात, धरा धरा, क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही सुंदर। 2 सवाल और हैं, अंतिम सवाल है। एक, आलोकनामा का भविष्य कितना देख रहे हैं, या आलोकनामा में अपना भविष्य देख रहे हैं? मुझे लगता है आपको अपना पैशन और अपनी ज़िद फॉलो करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने सोच लिया, प्रारब्ध जो है वो तो देवादिदेव महादेव सुनिश्चित करते हैं। अगर मनुष्य भाग्य निर्धारित करने लगे, नसीब निर्धारित करने लगे, तो हमारी तो पूरी गीता की थ्योरी वही है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हम तो सिर्फ कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, जन्म लिया है। हाँ, इसमें एक चीज़ अगर आप पूछते तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती कि आप अपना जो कर्म है, तो मैं हमेशा जिनका जिक्र आपने किया, मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ, जगजीत सिंह जी। उन्होंने मेरी ये गज़ल गाई है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बात है! तो आप बस अपना हौसला बना के रखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं अपने आने वाले राइटर्स को भी बोलता हूँ, वो ये कहता हूँ कि क्या करना है ये जानने से बहुत ज़रूरी है क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है पहले वो देखो कि ये नहीं करना है। अगर वो चीज़ें अपनी लाइफ से हटा लोगे आप, तो अपने आप सामने, तो आप इतना फोकस्ड हो जाओगे कि हाँ बस मुझे राइटिंग करनी है, मुझे डायलॉग लिखने हैं, मुझे स्क्रीन प्ले लिखना है, मुझे सॉन्ग्स लिखने हैं, और मुझे आपके साथ बैठना है। क्या बात! तो आपके साथ बैठने तक का जो सफ़र है, या इस बड़े से ऑफिस में बैठ के अपना इंटरव्यू देने का जो सफ़र है, वो उस कर्म से गुजरता है। प्रारब्ध तो फिर आपने तय कर दिया ना, बिठा लिया मुझे अपने पास। आलोक जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, और मैं इस इंटरव्यू में उनको ये आग्रह भी नहीं करूंगा कि यहाँ सुनाए, क्योंकि इनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप वहाँ जाइए और वहाँ सुनिए। वहाँ पूरे प्रोडक्शन के साथ जब कोई रचना सुनते हैं तो अपना अनुभव होता है। पर फिर भी बाबूजी, वहाँ, इनमें से जो पसंद हो इतना सुना दीजिए कि लोगों को मैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक रीडायरेक्ट कर पाऊँ, जो आपको अच्छा लगे। अंतिम कुछ क्षण है, अब मंच और ये इंटरव्यू आपकी तरफ है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहित शिवानी और आलोक जी सामने। मोहित जी की बातों से मोहित मत होइए आप। बस मैं एक शेर आपको आपकी नज़र कर रहा हूँ, और वो ये कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है, क्या बात है! जहाँ भी आलोकनामा हो आप स्वयं पहुँचिए। सोशल मीडिया के इस दौर में विश्व बहुत छोटा हो चुका है, यात्राएं छोटी हो चुकी हैं। ज़रूर जाइए, देखिए आलोकनामा।